Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, friends, being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners. But unlike regular Sunday, we won't be taking call on mutual fund and related issue today. However, if you may have any other queries, any other queries related to business, economic and stock markets, you may call us on the numbers 2331-4444 or 2371-7106 or 2371-1050. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है, लेकिन आज हम म्यूचुअल फंड्स पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार, शेयर बाजार और कारोबारी दुनिया से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। इन विषयों पर सवाल पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे लैंडलाइन नंबर है 2331-4444, 2371-7106 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री एसपी शर्मा। एसपी शर्मा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Subodh. Yes, the headlines first. Foreign investors pull more than 7,900 crore rupees in the Indian capital market so far in January. And key domestic stocks fall around 1.5%. Sensex closes at 59,900. Nifty settles below 17,900 level. विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारत के पूंजी बाजार से 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली और देश के महत्वपूर्ण शेयरों में लगभग 1.5% की गिरावट। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 59,900 पर बंद हुआ, निफ्टी 17,900 से नीचे पहुंचा। पहली खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारत के पूंजी बाजार से 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है। उन्होंने शेयर बाजार से 5,872 करोड़ रुपए निकाले, जबकि हाइब्रिड बाजार से उनकी निकासी 1,240 करोड़ रुपए रही। इसके अलावा ऋण बाजार से भी निकासी देखी गई। इस तरह इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार से कुल निकासी 7,908 करोड़ रुपए रही। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में दिसंबर 2022 में 9,171 करोड़ रुपए और नवंबर में 33,847 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अमेरिका और यूरोप में केंद्रीय बैंकों की बढ़ी हुई ब्याज दरों की वजह से वर्ष 2019 से 2021 तक भारतीय पूंजी बाजार में 2,89,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के बाद 2022 में विदेशी निवेशकों ने 1,32,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। तो एसपी शर्मा जी, ये आंकड़े हैं जो 2019 से 2021 तक तो काफी निवेश देखा गया था इंडियन कैपिटल मार्केट में, लेकिन अभी इस 2022 के आंकड़े थोड़े उल्टे हैं। लेकिन और इस महीने भी अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने लगभग अभी एक हफ्ता बीता है और 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? देखिए, जो मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स का चलन रहता है उसमें ऐसे जो उतार चढ़ाव हैं वो तो रहते हैं। कई बार जो इन्वेस्टर है वो काफी हैविली इन्वेस्ट करता है, कुछ इस तरीके के जो इकोनॉमिक वातावरण होते हैं तो उसी के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि कुछ विड्रॉ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इसको हम इस नजरिए से देखें कि जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स का एक स्तर है, जो हमने देखा कि अभी मार्केट्स ने 60,000 के ऊपर का स्तर वापस हुआ था सेंसेक्स में और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे
अभी रिसेंटली पीक किए हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो मार्केट का इंडिकेटर है, जो मार्केट का एक बेंचमार्क है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो पैसे की बात है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर विड्रॉ किया, तो ऐसा एक इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट बुकिंग तो होती है मार्केट में। तो वो किसी समय पे थोड़ी ज्यादा होती है, किसी समय पे कुछ कम होती है। तो इसको अगर हम रेशनली देख के एक बेंचमार्क के ऊपर हम फोकस करें कि जो हमारा मार्केट है वो स्टेडी है और अभी भी जो मार्केट है वो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। And Dr. Sharma, if we assume that Sensex is a kind of a barometer of the economy, the fact that we are still hovering around 59,900, it is the fact that 7,900 crore rupees have gone out. It's fine. We can say that we are on strong fundamentals. Nothing much to worry. Nothing newsy. Yeah, can we say that? Yes, our fundamentals are very, very strong because now we are the fastest moving economy and our advanced estimates show that we will grow at around 7% in the current financial year. Positive thing that despite the global headwinds and so many uncertainties like the Russia-Ukraine war and then high inflation, then synchronized move of the central banks to increase the interest rates. So despite all these uncertainties, our economy is growing up and we have a good growth number to show the world. And I believe the investments will remain intact and FIIs will also put their more confidence in the market as we are the fastest growing economy in the world economic. Dr. Sharma, we just talked about the hybrid market, that 1,240 crore rupees were taken away from the hybrid market. For the uninitiated, how would you explain the hybrid market? Hybrid market, like we have so many connectivities and so many parameters to watch, and there are developments in these segments and economy, particularly the Indian economy at the domestic front. We have strengths, and at the global connectivity, we are also doing the great job as our global integratedness is increasing each day. All these parameters are developing a great sense of the market, and now the people they can watch the market and they can look at it and they can invest because this is growing consistently. And if you look at the last 4-5 years, there is a great momentum in the market. जी, अभी लालिमा ने फंडामेंटल्स की बात की। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है या हमारे बाजार अब काफी हद तक हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर निर्भर हैं। और इससे जुड़ी एक खबर देखी मैंने अभी हाल में कि नॉमिनल जीडीपी के विकास की रफ्तार अभी बजट अनुमान से थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद जताई है। रिसर्च एजेंसीज ने ये कहा है और इससे होगा ये कि राजकोषीय घाटे पर असर डाले बिना सरकार के पास लगभग 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होगी जो वो खर्च कर सकती है। या दूसरा विकल्प हो सकता है कि सरकार अतिरिक्त खर्च ना करे और राजकोषीय घाटे को कम कर दे। जैसे अभी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का भी अनुमान जताया जा रहा है कि ये 15.4 के आसपास रह सकता है, जबकि जीडीपी का बजट वाला अनुमान जो था वो 11.1 का था और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान था। तो अभी क्या लग रहा है कि जो अभी बचा हुआ वक्त है हमारे पास वित्त वर्ष में या उसके बाद का जो समय है, इस जो ये ताजा आंकड़े आ रहे हैं इसको लेकर हमें अर्थव्यवस्था से क्या उम्मीदें करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ग्रोथ रेट है 7% ग्रोथ रेट जो रियल जीडीपी है वो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम बहुत ही अनसर्टेनिटीज में भी एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। जहां तक नॉमिनल जीडीपी की बात है, नॉमिनल जीडीपी होता है जब अपना रियल जीडीपी प्लस जो इन्फ्लेशन है तब जाके हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं। तो इन्फ्लेशन जो ट्रैजेक्टरी है वो काफी हाई रही है। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो लगभग 8% के आसपास जाके पीक है, 7.89 के पास जाकर। तो अगर हम इसको इन्फ्लेशन का एवरेज आउट करते हैं तो प्लस अपना जो रियल जीडीपी है, तो कुल मिला के जो नॉमिनल जीडीपी है वो 15% के आसपास इस बार आने का उम्मीद है, विच इज ए ग्रेट थिंग, जिससे कि एक एज अ प्रोपोर्शनेट लाइक जो हमने फिस्कल डेफिसिट तय किया था
तो उसका प्रोपोर्शनेट जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब हमारा अपना जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज होगा। तो एक अच्छी चीज है जिससे कि एक सरकार के पास एक अच्छा एक ऐसा रूम है जिसमें वो ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉल ले सकते हैं कि जो बर्डन है वो फिस्कल डेफिसिट का बर्डन है जो कम हुआ है। तो चाहे इन्फ्लेशन एक बहुत अच्छा एक डिसेलरेशन देखी है हमने पीछे ट्रैजेक्टरी में कि इन्फ्लेशन इज नाउ कमिंग डाउन फ्रॉम इट्स पीक, लेकिन इसका जो असर है जो नॉमिनल जीडीपी के ऊपर पड़ा है तो उसके अनुसार हमें अपना उसमें कुछ सहायता मिलेगी। हाँ, अगर हम रियल जीडीपी में ग्रो ना कर पाते, रियल जीडीपी हमारा डिसेलरेट करता, तो फिर हमें इसका कुछ एडवांटेज नहीं मिलना था। अगर जीडीपी रियल जीडीपी कम होता तो नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ में हमें एक ऐसा वो मिलेगा कि जिससे हम काफी सारी चीजों को फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस कर सकते हैं प्रोपोर्शनेटली। All right. We are now joined by Animesh, who's calling us from Kolkata. Yes, Animesh ji, please ask a question. Good evening. Good evening, ji. Animesh Bhattacharya ji from Kolkata. Great. Yes. I have two questions for you. Nowadays, we are talking about digital currency, and Reserve Bank is going to introduce e-rupee. So, how will digital currency like e-rupee bring about any positive change in stock market? And the second question is, will this digital economy be helpful for economic progress in India? Thank you, sir. Yes, definitely. You are talking about digital rupee, which is a great thing, which is to speed up the economic trajectory. Like sometimes we face so many issues, like we can't move with the high cash, and that is also sometimes becomes risky. So now digitally you can take advantage of this digital transactions. You can transfer your money automatically from your digital wallet. So that is a great thing which has been undertaken by the Reserve Bank of India at a pilot basis. I am hopeful that this will be a great move and successful for the Indian economy and speed up the economic transactions going forward. And second, like digital economy, you are talking about that how this is going to benefit. When we move forward with the more and more digital transactions, that automatically speed up the transaction level and speed up the economic activity. So with the enhanced economic activity, I think that will be beneficial for the overall growth trajectory of the economy. When we move fast, then we attain more growth. जी, याद दिला दें श्रोताओं को कि डिजिटल की बात हो रही थी, अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही थी, और डिजिटल लेन देन में नया माइलस्टोन कायम किया है देश ने। पिछले महीने देश में यूपीआई के जरिए 12.8 लाख करोड़ के लेन देन हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए देशवासियों की तारीफ की है और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और अभी हमारे अगले कॉलर हैं कांता, हमारे साथ हैं। कांता, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। पूछ लो सवाल। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। जी पोस्ट ऑफिस से जी, डाक खाने में जो पैसा जमा कराते हैं ना जी, तो जैसे अब ये कई श्रोता पूछते हैं कि बैंक जो डूब जाते हैं, क्या डाक खाने भी डूब जाता है क्या कभी? तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की बात कर रही हैं जी। पीएफ से मतलब है, पीपीएफ का पैसा का जिम्मेवार कौन होता है अगर बैंक से करवाएं तो? जी, हेलो जी, एसपी शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि डाकखाना तो डूबने का या कोई ऐसा कोई कभी देखा नहीं गया हिस्ट्री में कि डाकखाना डूब जाए। तो ऐसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा रख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई ऐसा संदेह नहीं है कि डाकखाना भी कभी डूब सकता है। कोई ऐसी उनकी जो ऐसी कोई रिस्की उनके एक्सपोजर नहीं होते हैं जिससे उनके ऊपर कुछ असर आए। उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी स्टेबल होती है। जी हाँ, वो भारत के सॉवरेन फंड से जुड़ा है और इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो बल्कि बैंकों से भी अलग है, बैंकों से ज्यादा सुरक्षित है। जी 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 जी, लालिमा, अगली खबर पे चलें। जी,
The key domestic stocks ended the first week of the current year with losses of around 1.5%. During the week ended on Friday, the BSE Sensex closed at 59,900 points and Nifty settled below 17,900 level. Both stocks fell amid mixed cues from the global markets, which were shortened due to extended New Year holidays. Global cues were mixed as investors worldwide hoped that the falling inflation in various countries across the globe could pave the way for the major central banks to ease their aggressive monetary policy tightening cycle. However, minutes from the last meeting of the U.S. Federal Reserve published earlier this week showed policymakers stateside were seemingly unmoved from their hawkish position as they look to bring inflation back down towards its desired target level. During the week, the Sensex lost 940 points or 1.55% to settle at 59,900. Nifty also declined 246 points or 1.36% to finish at 17,859. Broader markets at BSE during the week, the mid-cap and the small-cap outperformed the Sensex. The mid-cap index fell by 0.58%, while the small-cap index slipped 0.5%. We are now joined by Gopal calling us from Mumbai. जी गोपाल जी, सवाल पूछें जी। जी, मार्केट में जिनको नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। जी आपको भी। जी जी। एक ही है लेकिन बड़ा है, काफी बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत जरूरी है उसका जवाब। सवाल ये है कि मैंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं रिटेल इन्वेस्टर है और मेरे सारे इक्विटी लगभग 100% नीचे चल रहे हैं। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको बेचने का सवाल नहीं है। लेकिन ये काफी दिनों से ये रिसेशन का ये आ रहा है, जो ये चर्चा चल रही है। तो ये रिसेशन क्या होता है अपना मेरे को कुछ जनरल नॉलेज नहीं है। अगर रिसेशन आ गया तो क्या मार्केट जो 2008 में क्रैश हुआ था वैसा क्रैश होएगा क्या? अगर ऐसा क्रैश हुआ तो ऑलरेडी मेरे इक्विटी पहले ही 50 से 100% नीचे चल रहे हैं, उसके बाद और कितने नीचे जाएंगे? थोड़ा उसमें परेशानी चल रही है, या तो फिर मैं उसको लॉस बुक करके निकल जाऊं या फिर बने रहूं। वैसे ये रिसेशन होता क्या है? ऐसे रिसेशन क्या मार्केट पूरा बंद होने की कगार पर रह जाता है क्या? तो समझ में नहीं आ रहा है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। जी देखिए, जो रिसेशन होता है जब इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में आ जाती है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव कंसिस्टेंटली अगर वो नेगेटिव ग्रोथ में रहती है कई क्वार्टर्स के लिए, तो फिर वो रिसेशनरी कंडीशन हो जाती है कि इकोनॉमी आगे ग्रो नहीं कर पा रही। जो 100 रुपए का जीडीपी है वो 101, 102, 105 होने की बजाय वो 100 से भी नीचे 99, 98 या 97 या 96 के ऊपर आ रहा है, तो वो रिसेशनरी कंडीशंस हो जाती हैं। लेकिन जैसे आपका सवाल है कि क्या हमारी इकोनॉमी ऐसे 2008 की तरह ऐसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिसेशनरी कंडीशंस है वो इंडिया के लिए प्रेडिक्टेड नहीं है। इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इंडिया तो आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे इकोनॉमीज जो हैं वो काफी हेडविंड फेस कर रहे हैं, उनके ग्रोथ रेट डिसेलिरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी भी 7% के ऊपर ग्रो कर रही है। तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी को कोई ऐसा खदशा लगेगा कि हमारी रिसेशनरी कंडीशन हो जाएंगी, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि अगले वर्षों में इकोनॉमी एक बहुत अच्छा ट्रैजेक्टरी अटेन करने वाली है। इकोनॉमी 7% से कहीं ऊपर ग्रो करेगी। और आपने देखा होगा कि कितने सारे चैलेंज इस साल में थे, इस फाइनेंशियल ईयर में। आपने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद इन्फ्लेशन हाई हुआ और उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो इन सब चीजों के बावजूद भी हम 7% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि रिसेशन आएगा और मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट्स जो है वो स्टेडी रहेंगी। ये जरूर है कि मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं, मार्केट्स में बूम्स आते हैं। तो अब आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप बने रहिए। आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो इकोनॉमी है, क्योंकि मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ग्रो करती हैं टाइम के साथ। आप कभी भी एकदम से उसका इन्वेस्टमेंट एडवांटेज नहीं ले सकते। जैसे एक पौधा है, उसको हम पानी देते हैं, सींचते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होता है। ऐसे ही मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती है। तो आपको ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। जी जी, बल्कि यूरोप और यूएस में रिसेशन का डर है, बट वी आर मच 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 बेटर देन अदर इकोनॉमीज, इवन द डेवलप्ड इकोनॉमीज एट द मोमेंट। राइट, अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, थैंक यू सर। मतलब मैं ये बोला कि सर किसी जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, उनका क्वालिफिकेशन होता है,
फंड अपॉइंटमेंट होते हैं। और दूसरा जैसे इतना जैसे म्यूचुअल फंड आ गया, तो जैसे बैंक का मर्जिंग हुआ है, तो क्या म्यूचुअल फंड का भी मर्जिंग होना चाहिए क्या? मर्ज होना, अच्छा। फंड मैनेजर पर इन्होंने सवाल पूछा और क्या म्यूचुअल फंड्स को मर्ज होना चाहिए, ये पूछा है। देखिए, म्यूचुअल फंड को मर्ज होना चाहिए, इसके ऊपर कोई ऐसा हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी कुछ ऐसा देखा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स आपस में, क्योंकि इनका अपना अपना एक ग्रोथ पैटर्न होता है, जहां तक हमारा नॉलेज है कि वो अपने तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हाँ, कंपनी एक दूसरे को खरीद ले तो उसका नाम बदल के एक ही हो जाए तो उसके वो अलग बात है, टेक ओवर हो सकता है जी, टेक ओवर हो सकता है। लेकिन जो इनके जो फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक एक म्यूचुअल फंड है जो उसके ग्रोथ पैरामीटर्स हैं कि उनका पोर्टफोलियो कैसा है, वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटीज में कर रहे हैं या इक्विटी में ज्यादा कर रहे हैं या किस चीज में कर रहे हैं, वो उनके ऊपर उनके अपनी समझ के मुताबिक उनका एक पोर्टफोलियो बनता है जिसके अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ राजेंद्र नोएडा से। राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ सर जी राजेंद्र, सवाल पूछें अपना। सर, जैसे कि हम गोल्ड के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि गोल्ड जैसे आपने आज की रेट में 55,000 बताया, हमें 55,000 ही मार्केट से मिलेगा क्या? उसके ऊपर भी जीएसटी लगती है? ये जरा सरकारी गवर्नमेंट का रेट होता है क्या? इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए कि वहां जाते हैं तो वहां कुछ और ही रेट हमें खरीदने को मिलता है। देखिए, जो आप रेट देखते हैं कि 55,000, ये जो है इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक जो गोल्ड का जो ट्राई-ऑन्स डॉलर में होता है, उसके अनुसार जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके वो आपको रिफ्लेक्ट होता है जब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही होती है, टीवी में जो आता है। लेकिन इसके अलावा जब आप गोल्ड खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हैं, तो उसका जो प्राइस है उसमें थोड़ा फर्क होता है। जो क्योंकि फ्यूचर मार्केट है उसके प्राइस अलग होते हैं और एक जो कैश मार्केट है उसके अलग प्राइस होते हैं, तो उसमें थोड़ा आपको फर्क मिलेगा। लेकिन जो आपको ज्वेलर्स सेल करते हैं उसमें सब कुछ वो जीएसटी लगा के ही आपको फाइनल प्राइस वहां पे मिलता है। और उसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं। यस, मेकिंग चार्जेस तो ऑफकोर्स उसमें अगर हम जैसा भी डिजाइन या ज्वेलरी जैसा बनवाएंगे तो उसके अनुसार उसके चार्जेस होंगे जी। और वैसे भी कहते हैं अगर आपको निवेश करने के लिए गोल्ड खरीदना है तो फिर आप ऑर्नामेंट्स ना खरीदें। हाँ, निवेश के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आपको कुछ ऐसे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। निवेश ईटीएफ में जा सकते हैं, ईटीएफ में जा सकते हैं जी। आपके पास गोल्ड कॉइन्स हैं, सॉवरेन गोल्ड फंड है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ढेरों सारे ऑप्शंस हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, जो आपको गोल्ड को टच किए बिना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जी, आम श्रोताओं के नजरिए से देखें हम तो क्या गोल्ड ईटीएफ पर थोड़ी रोशनी डाल देंगे आप? देखिए, ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सीधा ईटीएफ में खरीदें तो वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है, आप उसको स्टॉक मार्केट के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। वो एनएससी में आप उसको खरीद सकते हैं, तो वो सीधा ही जैसे दूसरे शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं ऐसे गोल्ड भी आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। और जब भी आपको लगे कि आप उसको सेल करना चाहते हैं तो इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप सेल कर सकते हैं उसको। यू मीन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड अदरवाइज इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? यस, गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप देखेंगे कि अगर हम पीछे के कुछ वर्ष लेके चलें, मान लीजिए हम पिछले 2001 से लेके 2022 तक का गोल्ड का चलन देखें तो ये 4-5 हजार रुपए से लेके अभी 55,000 पे है, तो इससे प्रूव होता है कि गोल्ड एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय काशीनाथ कॉलिंग अस फ्रॉम चेन्नई। जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। गुड इवनिंग जी। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता था थोड़ा व्हील पेपर जो वसीयतनामा होता है उसका बारे में थोड़ा बारीकी से जानकारी दीजिएगा कि क्या वो चौड़ और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, क्या ये किसी भी जैसे कि एक व्यक्ति पंजाब का हो वो दिल्ली में निकाल सकता है, कोई भी वकील को पकड़ के निकाल सकता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। खैर ये तो हमारे प्रोग्राम के पर्व्यू में नहीं आता काशीनाथ जी, फिर भी अगर बताना चाहेंगे आप।
शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे इस पर कुछ? मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। या बिकॉज दिस इज बेसिकली अ फाइनेंस बेस्ड प्रोग्राम। ये फाइनेंस से संबंधित आपका कोई इसका ताल्लुक कानून से है। आप ये कानून के जानकारों से आपको इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। गुरुग्राम से सुरेंद्र हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछें। ये पूछना चाहूंगा कि बैंक भी म्यूचुअल फंड बेचते हैं क्या? उसमें बैंक में भी जाके म्यूचुअल फंड हम लगा सकते हैं क्या? यस, बैंक्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बैंक्स अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं। तो आप अपने जो बैंक है जहां पे आपका अकाउंट है, आप उनके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको डीमैट अकाउंट जरूरी है, तभी जाके आप मार्केट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। All right, we move on to some more news. Well, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, will flag off the world's longest river cruise, MV Ganga Vilas, from Varanasi in Uttar Pradesh on Friday. The luxury cruise will cover a distance of more than 3,200 kilometers across 27 river systems in 5 states in India and Bangladesh. The MV Ganga Vilas cruise is curated to bring out the best of the country to be showcased to the world. The 51 days cruise is planned with visits to 50 tourist spots, including World Heritage Sites, national parks, river ghats, and major cities like Patna in Bihar, Sahibganj in Jharkhand, Kolkata in West Bengal, Dhaka in Bangladesh, and Guwahati in Assam. We see that waterways has been of great importance, Dr. Sharma, in our country, and that's a new avenue coming up as a means of transport, and very cheap means. It is said that what would have cost much more, it probably is going to cost us, transportation itself on waterways would cost us about 50 paisa per kilometer. That's the estimate. Here we're talking about tourism on the waterways. How do you see the infrastructure development? Of course, we are having ports getting readied. We are having a huge number of crisscross expressways and highways, and now we have this waterways cruise. What would you say on the infrastructure spending of the government? Yes, infrastructure spending of the government is very lucrative right now because government has come with the NIP, National Infrastructure Pipeline. And they have connected this with the Gati Shakti to speed up the infrastructure expenditure, infrastructure investments. So going forward, I think state-of-the-art infrastructure is needed for the Indian economy to move forward and to become more and more lucrative for investors. हाँ, sorry to interrupt एक और you. कॉलर है, आखिरी कॉलर आज के लेते हैं। हम दिल्ली से RS दहिया हमारे साथ हैं। दहिया साहब, स्वागत है, सवाल पूछें। थोड़ा जल्दी और संक्षेप में। नमस्कार सर। नमस्कार। My question is that if a fund manager of a fund house does not perform well and does not achieve the target benchmark performance, where can we lodge a complaint as an investor? देखिए, उसके लिए तो जो आपको एज अ कंज्यूमर आप अपना वो कर सकते हैं, लेकिन आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक सोच समझ के विद योर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यू टेक योर डिसीजन कि भी ये इसका कैसा, आप उसके पास्ट एंड में जाके कि उनका ग्रोथ रेट कैसा है। अगर उससे बहुत ही ज्यादा मार्केट ग्रो कर रही है और वो काफी नीचे जा रहा है तो आपके लिए उस कंपनी से उसी से पहले बात करना चाहिए कि उनके कैसे पोर्टफोलियो हैं, कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे विल गाइड यू बेटर। जी, और आप खुद उसका फैसला ले सकते हैं, आप खुद स्विच कर सकते हैं उसे। जी वक्त आज इतना ही है। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Foreign investors pull out more than 7,900 crore rupees in the Indian capital market so far in January. And key domestic stocks fall around 1.5%. Sensex closes at 59,900. Nifty settles below 17,900 level. विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारत के पूंजी बाजार से 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली और देश के महत्वपूर्ण शेयरों में लगभग 1.5% की गिरावट। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 59,900 पर बंद हुआ, निफ्टी 17,900 से नीचे पहुंचा। Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Friends, this is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra bidding adieu. So, namaskar.